नमस्ते। अगर बिहार बोर्ड हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल जरूर मन में आता होगा, इतने सारे लेखकों के नाम याद कैसे रखें। तो आज इसी मुश्किल को हल करने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स देखेंगे और फिर एक ट्रिक के सहारे एक लेखक की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो बात ऐसी है कि क्लास 12th की हिंदी परीक्षा में सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है इतने सारे लेखकों और कवियों के नाम याद रखना। ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसका सामना लगभग हर स्टूडेंट को करना पड़ता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इसका एक बहुत ही आसान सा उपाय है। तो चलिए देखते हैं कुछ कमाल की मजेदार ट्रिक्स जो इन नामों को ना दिमाग में एकदम बसा देंगी। ये परीक्षा में नंबर लाने का एक स्मार्ट तरीका भी है। चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, बातचीत। अब इसके लेखक का नाम कैसे याद रखें? ट्रिक ना बहुत सीधी सादी है। जरा सोचिए, जब दोस्तों में बातचीत होती है और कोई बात पसंद नहीं आती तो क्या होता है? वो अक्सर भट-भट करने लगते हैं, है ना? ये एक छोटी सी मजेदार याद रखने वाली बात है। और बस इसी भट-भट से हमें याद आ जाता है लेखक का नाम, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत, भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, कितना आसान है ना? चलो अब इसी तरह एक और चैप्टर देखते हैं। उसने कहा था। यहाँ की ट्रिक थोड़ी सी फिल्मी है। सोचकर देखिए, किसी ने कहा तुम्हारा धर यानी तुम्हारा शरीर चंद्र यानी चांद जैसा है। इस लाइन में दो शब्द पकड़ लेने हैं, चंद्र और धर। अब इन दोनों शब्दों चंद्र और धर को बस मिला दीजिए और नाम बन गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चंद्रधर, सिंपल। ओके, एक और फटाफट याद होने वाली ट्रिक देखते हैं। चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। अब देखिए, जब भी कोई क्रांति होती है तो क्या होता है? जोश और उत्साह से भरे नारे लगते हैं और सबसे कॉमन नारा कौन सा होता है? जय, है ना? तो क्रांति का सीधा सीधा कनेक्शन है जय से। और यही जय हमें सीधे जोड़ता है लेखक के नाम से, जयप्रकाश नारायण। मतलब संपूर्ण क्रांति तो जयकारा और जयकारे से जयप्रकाश नारायण। याद हो गया? तो नाम तो याद करने की ट्रिक सीख ली, पर क्या बस इतना ही काफी है? मुझे तो नहीं लगता। चलिए अब ट्रिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस इंसान को जानते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये सवाल ना हमें सिर्फ रटने से आगे ले जाता है। देखो, ट्रिक तो काम की है, पर कहानी के पीछे के इंसान को जानना वो हमें उस लिटरेचर से और भी गहराई से जोड़ता है। तो आखिर कौन थे ये बालकृष्ण भट्ट? चलिए अब बालकृष्ण भट्ट के जीवन की कहानी में उतरते हैं, जो उनके लिखने की तरह ही बहुत तेज और असरदार थी। ये सिर्फ कुछ डेट्स और फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि एक जुनून की कहानी है। उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात है उनकी मां का असर। पार्वती देवी एक सुसंस्कृत महिला थी और उन्होंने ही बालकृष्ण के मन में पढ़ने लिखने का वो बीज बोया था। कह सकते हैं कि यही वो नींव थी जिस पर उनका पूरा साहित्यिक करियर खड़ा हुआ। ये टाइमलाइन उनके जीवन के कुछ जरूरी पड़ाव दिखाती है और इसमें खास तौर पर देखिए साल 1888, जब उन्होंने अपने उग्र यानी गुस्सैल स्वभाव की वजह से नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से सिर्फ लिखने पर ही डिपेंड हो गए। जरा सोचिए, 33 सालों तक एक ही मैगजीन को चलाना, ये दिखाता है बालकृष्ण भट्ट का डेडिकेशन। हिंदी प्रदीप के जरिए उन्होंने सिर्फ सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों पर ही नहीं लिखा, बल्कि हिंदी पत्रकारिता को एक नई राह भी दिखाई। तो अब एक नजर डालते हैं उनके विशाल साहित्यिक योगदान पर। भट्ट जी ने सिर्फ निबंध नहीं लिखे, बल्कि उपन्यास और नाटक भी लिखे। लगभग 1000 निबंध। ये नंबर ही उन्हें हिंदी साहित्य के सबसे प्रोलिफिक लेखकों में से एक बना देता है। उनके निबंधों का कलेक्शन भट्ट निबंधमाला नाम से 2 हिस्सों में पब्लिश भी हुआ है। उनके उपन्यासों और नाटकों में भी उनका टैलेंट साफ दिखता है। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 100 जान जैसे उपन्यास आज भी बहुत जरूरी माने जाते हैं। और रेल का विकट खेल और बाल विवाह जैसे नाटक दिखाते हैं कि सोशल इश्यूज पर उनकी पकड़ कितनी गहरी थी। तो फिर उनकी साहित्यिक विरासत क्या है? उन्हें सिर्फ एक निबंधकार के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि हिंदी लिटरेचर का एक रास्ता दिखाने वाला भी माना जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक माने जाते हैं, वो उनकी तुलना अंग्रेजी के महान निबंधकार एडिसन और स्टील से करते हैं। इससे आप हिंदी गद्य में उनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 महान आलोचकों ने उनकी लेगेसी पर मुहर लगा दी। शुक्ल जी ने उन्हें वर्ल्ड लिटरेचर के बराबर माना और रामविलास शर्मा ने तो उन्हें हिंदी में मॉडर्न क्रिटिसिज्म की नींव रखने वाला कह दिया।
तो अगली बार जब बातचीत चैप्टर पढ़ें तो सिर्फ भट भट वाली ट्रिक ही याद मत रखिएगा, बल्कि उस उग्र स्वभाव वाले, समर्पित और टैलेंटेड लेखक को भी याद कीजिएगा जिसने हिंदी साहित्य को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि असली समझ ट्रिक से नहीं, कहानी से आती है। नमस्कार। हम सब हर रोज ना जाने कितनी बातें करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये जो बातचीत है, ये जो साधारण सी लगने वाली चीज है, इसमें कितनी बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है? तो चलिए आज बालकृष्ण भट्ट के नजरिए से समझते हैं कि बातचीत के पीछे के गहरे राज क्या हैं। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर हमारे पास बोलने की ये शक्ति ही ना होती? बालकृष्ण भट्ट हमें इसी दुनिया की कल्पना करने को कहते हैं, एक ऐसी गूंगी सृष्टि जहां हम सब बस लुंज पुंज से कोने में बैठे होते, ना अपना सुख किसी से कह पाते, ना दुख बांट पाते। कितनी अजीब और बेबस दुनिया होती वो, है ना? और इसीलिए भट्ट जी कहते हैं कि ये जो वाक शक्ति है ना, मतलब ये जो बोलने की ताकत है, ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। यही तो वो चीज है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, जो हमें इंसान बनाती है। इसी से तो जिंदगी में मतलब आता है। तो सवाल ये उठता है कि हम बात करते क्यों हैं? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, निबंध में एक दार्शनिक बेन जॉनसन का जिक्र है और वो कहते हैं कि बोलने से ही इंसान का असली रूप सामने आता है। मतलब जब कोई बोलता है तो उसके गुण, उसके दोष, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। लेकिन रुकिए, क्या हर बातचीत एक जैसी होती है? जी नहीं। एक और विचारक है एडिशन, और उनका मानना कुछ और ही है। वो एक बहुत मजेदार नियम बताते हैं। कहते हैं कि जो असल बातचीत होती है ना, मतलब दिल से दिल तक की बात, वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है। और यहीं पर बातचीत का एक बड़ा दिलचस्प गणित सामने आता है। देखिए, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो मानो दिल खुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई तीसरा आता है, वो बात वो नहीं रहती, वो राज अब राज नहीं रहता। और अगर 4 लोग हो जाएं, तब तो वो बस एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। और 4 से ज्यादा, उससे भट्ट जी कहते हैं राम रमोवल, मतलब बस बातों का शोर और कुछ नहीं। भट्ट जी ने बड़े मजेदार तरीके से बातचीत के अलग अलग रंग भी दिखाए हैं। जैसे जब दो बुजुर्ग बैठते हैं तो क्या बातें होती हैं? जमाने की शिकायतें। और वहीं जब दो सहेलियां मिलती हैं तो उनकी बातों में रस का समुद्र उमड़ पड़ता है। कितना सही कहा है ना? पर बातचीत का मतलब सिर्फ गपशप ही नहीं है। यूरोप में तो इसे कला माना गया है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। ये एक ऐसा हुनर है जिसमें आप इतनी चतुराई और मिठास से बात करते हैं कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाए। मतलब बात भी कह दी और किसी को बुरा भी नहीं लगा। एक और बहुत दिलचस्प बात है, हमारी उम्र हमारी बातचीत को कैसे बदल देती है। जब लोग 25 साल से कम के होते हैं तो उनकी बातों में एक ताजगी होती है, एक मिठास होती है, लेकिन उसमें अनुभव की गहराई नहीं होती। और 25 के बाद वही बातचीत अनुभव और समझदारी से भर जाती है। वो सारगर्भित हो जाती है, मतलब मीनिंगफुल हो जाती है। अगर ये समझना हो कि बातचीत हमारे लिए कितनी जरूरी है, तो रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी से बेहतर कुछ नहीं। सोचिए, एक इंसान जो 16 साल तक किसी दूसरे इंसान की आवाज नहीं सुनता, और फिर एक दिन जब वो फ्राइडे के मुंह से एक शब्द सुनता है तो उसे लगता है कि उसका फिर से जन्म हो गया है। इतनी ताकत होती है बातचीत में। तो ठीक है, हमने दूसरों के साथ होने वाली बातचीत के कई रंग देख लिए। 2 लोगों की बात, 4 लोगों की बात, बूढ़ों की बात, जवानों की बात। लेकिन अब ये निबंध हमें एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। क्या सबसे अच्छी बातचीत वो है जो हम दूसरों से करते हैं? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। निबंध का जो निचोड़ है वो ये है कि दुनिया में बातचीत का सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा रूप वो है जो हम दूसरों से नहीं बल्कि खुद से करते हैं। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ मन में कुछ सोचते रहना नहीं है, ये तो एक पूरी साधना है। अपनी जबान पर काबू रखना, जिसे निबंध में कतरनी कहा गया है, जो कैंची की तरह रिश्ते काट सकती है। अपने मन के अंदर के शोर को शांत करना और फिर खुद से संवाद करना। असल में यही तो ध्यान है, और असली ताकत और शांति वो यहीं से मिलती है। तो आखिर में जो सबसे जरूरी बात समझ में आती है वो ये है, हम जो दूसरों से बात करते हैं वो हमारी बाहरी दुनिया बनाती है, हमारे रिश्ते बनाती है। लेकिन जो बात हम खुद से करते हैं वो हमारी भीतरी दुनिया को, हमारे पूरे वजूद को बनाती है। और यही सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया में आखिरी बार
कब हमने सच में दूसरों को नहीं बल्कि खुद को सुना था।